जुनूनी इश्क पार्ट 10। रुद्र और अद्विका के बीच हुए उस घटना के 2 दिन बीत गए थे। उन दोनों दिनों में उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। एक तरफ रुद्र जो अपने काम में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ अद्विका को अब रुद्र के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वह तो उस दिन रुद्र को अपने तरीके से सबक सिखाने के लिए उसके कमरे में गई थी, ताकि वह उसकी इंग्लिश की टीचर के साथ बात करने के लिए सज़ा दे सके। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो गया था, जिसको पछतावा कह लीजिए या फिर एक तरीके से खुशी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त किस सिचुएशन में है, और धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और वह दिन भी आ जाता है जब वह सब जम्मू के लिए निकलने वाले थे। सुबह का वक्त था। सब लोग अपने अपने ज़रूरी सामान के साथ अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। उसकी ट्रेन बस 1 मिनट में ही निकलने वाली थी। कुछ देर में जो लोग नहीं पहुंच गए थे, वो लोग भी आ जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी टिकट कंफर्म जो कि पहले से ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अद्विका अपनी बेस्ट फ्रेंड रितिका के साथ बैठ जाती है। बाकी लोग भी अपने अपने दोस्तों के साथ अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहीं उनके प्रोफेसर वह भी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। पर अद्विका की आंखें तो उसके फेवरेट प्रोफेसर यानी कि रुद्र को ढूंढ रही थी, जो अभी तक उसे नज़र नहीं आ रहा था। तभी रितिका उसे चिढ़ते हुए कहती है, किसे ढूंढ रही हो मैडम जी? पर अद्विका अपना मुंह बिगाड़ते हुए मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है कि तभी उसके अपने एक कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। जब वह सर घुमाकर अपने पीछे देखती है तो वहाँ उसे उसकी इंग्लिश की प्रोफेसर यानी कि सुमन खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर उसे अच्छा तो नहीं लगता, पर मन मारकर एक स्माइल उन्हें पास कर देती है, जिस पर सुमन भी उसे स्माइल पास करती हुई कहती है, मिस अद्विका, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके बगल में बैठ जाऊं? जिस पर अद्विका कुछ बहाना बना कर मना करने वाली थी कि तभी उसकी आंखें एक बार फिर से 2 जोड़ी नीली आंखों से लड़ जाती है, जिस पर उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि रुद्र अभी अभी ट्रेन में उठकर उसी की ओर आ रहा था और आते ही वह उसे पास वहीं एक सीट पर बैठ जाता है। रुद्र को देखकर रितिका जैसे ही अद्विका को कुछ कहने वाली थी, वैसे ही वह जब अपनी इंग्लिश की प्रोफेसर सुमन को देखती है तो चुप हो जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र फिर से एक बार रुद्र पर जाती है तो उसके बगल में और एक नया शख्स दिखाई देता है, और जिस पर रितिका की नज़र ऐसे टिकती है जैसे गुड़ पर मक्खी चिपक गई हो। वहीं अद्विका को तो रुद्र को देखकर खुशी हुई थी। उसे बयां करना ही शायद उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके कंधे पर प्रोफेसर सुमन हिलाते हुए अपना सवाल दोहराती है, जिस पर वह सब अपना सर हाँ में हिला देती है। और ऐसे ही ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगती है और इसके साथ सारे स्टूडेंट जो न जाने कब से जम्मू जाने का सपना अपनी आंखों में लिए हुए थे, उस वक्त सुकून से अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। वहीं कोई था जो जिसकी खुशियों पर जल्द ही ग्रहण लगने वाला था। नागिन की तरह पर्सी ट्रेन की पटरी पर ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे और इन सब में अंताक्षरी से अच्छा और क्या हो सकता है। वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्यार पर बहुत सी अच्छे गाने गा रहे थे। तब रितिका
बात रितिका पर आती है तो रितिका की नज़र रुद्र के बगल पर बैठे विराट पर टिक जाती है, जो अभी तक उसके चाहने पर भी उसकी नज़र टिकाने का नाम नहीं ले रही थी। वह विराट भी जब रितिका को खुद को ऐसे देखते हुए पाता है तो उसके शांत पड़े दिल में धड़कनें हलचल करने लगती है। वह महसूस करता है, वह झट से अपने एक हाथ अपने सीने की ओर रख लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। विराट की ऐसी हालत देखकर रुद्र के होठों पर होठ थोड़े से मुड़ जाते हैं, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। वहीं रितिका विराट को देखते हुए गाना गाना स्टार्ट कर देती है। गाते हुए रितिका की नज़र विराट पर ही टिकी हुई थी। वहीं विराट रितिका के गाए गाने लाइन को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह ना चाहते हुए भी रितिका को और आकर्षित हो रहा था कि तभी रुद्र का भी ध्यान अद्विका की ओर जाता है, जो उसे ही देखते हुए आगे की लाइन गाती है। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव न आते हुए वह अद्विका की आंख रितिका के कंधे पर सर रख धीरे से बंद हो जाती है। अद्विका की आंख उसके गर्दन पर हो रही फुसफुसाहट से खुलती है। वह उसे अंदर तक हिला देती है और उसे भी ज़्यादा झटके तब मिलता है जब वह अपनी खोलती है और जब अपना सर पास किसी को नहीं पाती है। अद्विका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे जा सकते थे। उसके माथे पर हल्की ठंड पसीना आ गया था। अद्विका तभी अपनी जगह से खड़ी होकर अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगती है कि उसे खुद से फिर वही काला धुआं दिखाई देता है, जो धीरे धीरे करके उसके ओर बढ़ रहा था। उस काले धुएं को अपनी ओर बढ़ता देख अद्विका की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। अद्विका उससे पहले कुछ कर पाती, वह काला धुआं इतनी तेज़ी से उसके करीब आता है, वह अद्विका के मुंह से चीख निकल जाती है और इसके साथ उसकी आंख भी खुल जाती है। आंख खुलते ही उसे बड़ी हैरानी होती है और अपने पास में अपने माथे की पसीने को पोंछकर अपने आजू बाजू देखती है, जहाँ सच में ट्रेन रुकी हुई थी। पर वह इस वक्त अकेली नहीं, उसकी दोस्त रितिका और भी थी और कुछ स्टूडेंट अभी थे, पर इस वक्त टीचर्स वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। और ट्रेन एक जंगल की बीचों बीच रुकी थी। अद्विका को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रुद्र को वहाँ ना पाकर बहुत ही बेचैन होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास की चीज़ें बहुत तेज़ी से के साथ हो रहा है। तो वह दोस्तों को बार बार आवाज़ लगाती है, जो उसके कुछ दूर पर खड़ी थी, पर वह उसे मानो सुन ना पा रही हो। वह बाकियों को भी आवाज़ लगाती है, लेकिन किसी के कान में मानो आवाज़ ही ना जा रही हो। स्विका सच में इस वक्त इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। अद्विका इस वक्त सच में इतनी डर चुकी थी कि उसे अपनी मम्मी की याद आ जाती है और आंख से आंसू गिरने लगते हैं कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह कोई और नहीं, मिस सुमन थी, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वह अद्विका के गाल को छूते हुए कहती है, आपके प्रोफेसर को चोट लगी है, जल्दी चलिए। जैसे ही अद्विका के कान में यह बात जाती है, उसके दिमाग में जल्दी से रुद्र का ख्याल आता है और रुद्र का ख्याल आते ही अद्विका का दिमाग सुन और दिल बेचैन हो जाता है और वह कुछ ना सोचते हुए सीधे सुमन के पीछे दौड़ने लगती है। सूरज लगभग छिप ही पश्चिम की ओर डूब चुका था। अंधेरा अपनी काली चादर आसमान में बिछाने लगा था, पर एक बात और थी कि आसमान में काले बादल अचानक ही अपना रंग बदलकर अपनी तेज़ आवाज़ में वहाँ पर घेरा बनाने लगे थे, मानो अभी के अभी जोरदार बारिश होने वाली हो।
अद्विका मिस सुमन के पीछे पीछे चलती जाती है। वह एक नज़र अपने पीछे मुड़कर खड़ी ट्रेन पर भी डालती है, जिसके अंदर उसके सभी दोस्त सपने में ही मग्न थे, मानो उन्हें कई चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह नज़ारा बहुत ही अजीब था, पर अद्विका को इस वक्त रुद्र की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालते हुए वह मिस सुमन के पीछे पीछे भागी चली जाती है। मिस सुमन के पैर इतने जल्दी चल रहे थे और वह अब जंगल के अंदर कहाँ गायब हो जाती है। अद्विका की आंखें उन्हें पकड़ नहीं पाती। कुछ देर जाने पर वह मिस सुमन को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। सूरज अब तक ढल चुका था। अंधेरे के आसमान में अपना कब्जा जमा लिया था और अद्विका भी मिस सुमन के पीछे पीछे जंगल में कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुकी थी। तभी वहाँ पर खुद को अकेला पाकर अद्विका डर से थोड़ी सिमट जाती है खुद में ही। अद्विका रुद्र को भी आवाज़ लगाने के लिए अपना जुबान हिलाती है कि तभी उसके कान में कुछ अजीब सी आवाज़ पड़ती है। अद्विका जब उस आवाज़ का पीछा करती है तो वह खुद को उस ओर जाने से नहीं रोक पाती। कुछ देर जाने पर उसे उस अंधेरे में लाल लाल आंखें दिखाई देती है, जो इस वक्त किसी चीज़ को खाने में मग्न थी। वह चीज़ क्या थी, वह समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। शायद काले धुएं में अजीब से पिशाच थे जो शायद ही लोगों को नजर आए। अद्विका का शरीर कांप जाता है। वह वहीं पर किसी मूर्ति की तरह खड़ी रहती है। वह वहाँ से ना हिल पा रही थी, ना आवाज़ निकल पा रही थी। तभी उसकी आंखों में एक खौफनाक चीज़ पैदा हो जाती है। वह देखती है कोई बहुत बड़ा शरीर, जिसकी ऊंचा शायद उसके आवाज़ तक नहीं दिखी होगी। सर पर 2 सींग, आंखें लाल, दांत बड़े ही अजीब तरीके से बाहर की ओर निकले हुए, नाखून बड़े बड़े और चौड़े सीना और बड़ा सा काला कपड़ा और उसके शरीर को कवर किए हुए था। वह उस पर ऐसे झपटता है जैसे कोई पिशाच अपने शिकार पर झपटा हो और कुछ ही सेकंड में उस सब का खात्मा कर देता है। अद्विका की पलकें मानो उस वक्त झपकनी ही भूल गई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं जब वह देखती है वो और राक्षस अब इंसानी रूप में अपने शरीर को बदल रहा है और वह कोई और नहीं, उसका प्रोफेसर रुद्र था। अद्विका जैसे ही अपना रुद्र को बदलते हुए रुद्र को देखती है, उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। क्या वह अभी सपने में है या फिर हकीकत, जिसे वह मानना नहीं चाहती। वह अपने कदम पीछे तो लेना चाहती थी, पर उसके कदम मानो वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे कि तभी उसके अपने गले पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है और ऐसे लगता है जैसे उसके गले पर कोई अपने गर्म जीभ से चाट रहा हो। अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसकी मुट्ठियाँ उसके कपड़े से कस जाती है। तभी उसके कान में बहुत सी धीमी आवाज़ पड़ती है, ये कोई सपना नहीं है तुम्हारा, यह हकीकत है। वह हकीकत जिससे दुनिया अनजान है। जैसे ही अद्विका के कान में जानी पहचानी आवाज़ जाती है, वो अपनी नज़र पीछे करती है, पीछे की ओर देखने की कोशिश करती है जहाँ कोई और नहीं, सुमन ही खड़ी थी। अद्विका की देखते ही देखते सुमन का चेहरा भी ऐसे बदलता है जैसे पानी में रंग डालने पर पानी अपना रंग बदल देता है। मिस सुमन इस वक्त फीमेल में मेल की रूप में आ गई थी और उसके सर पर 2 लाल सींग थे। अद्विका के सामने इस वक्त
उसकी प्रोफेसर सुमन नहीं, कोई और था जिसके सर पर 2 लाल सींग थे। आंखें लाल थी, बाल कमर तक लहरा रहे थे। शरीर पर अजीब सा काला कपड़ा था, नाखून बड़े बड़े और उसके 2 नुकीले दांत जो बाहर की ओर निकले हुए थे, जहाँ तक कि अभी हल्की सी खून लगी हुई थी, जिसे देखकर साफ समझ आता था कि वह कोई और नहीं, वह ही चीज़ है जिसे हम वैम्पायर कहते हैं। आपके सामने ये नज़ारा देखकर, या फिर वह कह लीजिए ऐसी हकीकत देख ली थी अद्विका ने, जिस पर वह चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह सच था। उसका शरीर इस समय इतना ज़्यादा काँप रहा था कि उसकी कंपकंपाहट वहाँ खड़े कोई कोई भी था जो सुन पा रहा था। अद्विका अपने आप को होश में लाते हुए अपने कदम पीछे करने को होती है कि उसके कदम वापस से ही लड़खड़ा जाते हैं और वह गिर जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।